चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है आज का, दैट इज़ ग्रुपिंग सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। और उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे 3 सब टॉपिक्स आए। एक है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, और तीसरा है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल में। देखो, तो हमारा पहला पार्ट है दैट इज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, अब सीरीज में लगाने के सेल को 2 तरीके होते हैं। एक होता है असिस्ट मोड और एक होता है अपोज मोड, है ना। तो सेल्स इन सीरीज कैन बी connected either in assist mode, assist जिसको सम बोला जाता है, और अपोज मोड जिसको आप डिफरेंस मोड भी कहते हैं। डिफरेंस, तो ये 2 तरह से इसको सेल्स को कनेक्ट किया जा सकता है। अब असिस्ट मोड किसे कहा जाता है? देखो इस तरह से, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल के साथ इस तरह से अटैच्ड है। देख रहा ना, ये 2 सेल्स है, इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2। और मैं आपसे कहूँगा कि भैया ये असिस्ट सीरीज में है ना? हाँ, बिल्कुल सीरीज में है। तो अब मुझे ज़रा ये बताइए कि नेट ईएमएफ क्या होगा, है ना। अब देखो, इन दोनों में से जो करंट जो पैदा होगा, तुमको नहीं लगता वो सेम डायरेक्शन में जाएगा? E1 सेल में से जो करंट निकलेगा I1 इस डायरेक्शन में रहेगा, E2 सेल से जो करंट निकलेगा वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। यानी कि दोनों का करंट एक दूसरे को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। दैट्स वाई इस सिचुएशन में नेट ईएमएफ क्या कहा जाता है? E1 प्लस E2 असिस्ट मोड में। अब अगर मान लो मैं अपोज मोड में कनेक्ट करता हूं तो कैसा? एक तो सेल ऐसा कनेक्टेड रहेगा, है ना, E1 E2, या फिर सेल ऐसा कनेक्टेड रहेगा। मतलब क्या नजर आ रहा है आपको? वंस अगेन, कि यहां पे अपोज मोड में क्या हो रहा है कि जो सेल्स है उनके जो सेम टर्मिनल टाइप के टर्मिनल है एक साथ अटैच्ड है। एक तो निगेटिव निगेटिव एक साथ अटैच्ड है, या फिर एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ अटैच्ड। अब सिंपल सी बात है, लॉजिकली हम कहेंगे कि इसमें से पैदा होने वाला करंट I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा, इसमें से पैदा होने वाला करंट I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा। डोंट यू थिंक इसमें से जो फ्लो होने वाले करंट है वो दूसरे के फ्लो को क्या कर रहे? अपोज कर रहे। इसी कारण से यहाँ जो नेट ईएमएफ रहेगा वो रहेगा E1, सॉरी माइनस, नॉट प्लस, ये रहेगा E1 माइनस E2। आई बात समझ में आपको? तो ये था हमारा असिस्ट एंड अपोज में। अब ऐसा है कि अगर मान लो मेरे पास कई सारे सेल्स हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे कि हम कहेंगे ये एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा पर्टिकुलर। ये दूसरा सेल है जिसका वंस अगेन कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तीसरा सेल है इसका वंस अगेन कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ऐसे करते करते बहुत सारे सेल हैं और इसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इस तरह से ये सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ओके। और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है। इन सब के वजह से जो करंट फ्लो होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से फ्लो होगा। मान लो ये सभी सेल मिलकर आपका करंट I जनरेट करते हैं, करंट I। अब ये सेल का ईएमएफ कितना है? E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, E R, E R। ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड द nth सेल। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि यहाँ पर आपके पास कुल मिलाकर n सेल्स हैं, ओके। सारे के सारे असिस्ट मोड में कनेक्टेड है और सीरीज कॉम्बिनेशन में है। समझ में? अब अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो मैं तुमसे पूछूंगा
नेट ईएमएफ क्या रहेगा। तो नेट ईएमएफ में क्योंकि वो सब के सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दैट्स वाई क्या रहेगा E1 सॉरी E प्लस E प्लस E प्लस E करते करते जितने भी होंगे सबको ऐड करेंगे, यानी जिसको मैं क्या कह सकता हूँ n टाइम्स ऑफ E। आई बात समझ में। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं कहूँगा कि ठीक है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो भैया जितने सेल उतने उनके इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर एक सेल है तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। अगर 2 सेल कनेक्ट किया होता तो 2 बार स्मॉल r। अगर 3 सेल कनेक्ट किया होता तो 3 टाइम्स स्मॉल r। यहाँ पर कितने सेल्स कनेक्टेड है, n सेल्स है, तो ये क्या हो जाएगा n टाइम्स स्मॉल r। ये हो जाएगा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। आया बात समझ में आपको। अब ऐसा है कि फिर चलो मैं ठीक है, मैं पूछूंगा इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो आप बोलेंगे देखो नेट ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा ना। बोलेंगे फिर ठीक है मगर नेट ईएमएफ कितना है, वो तो n टाइम्स ऑफ E है, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, n टाइम्स ऑफ स्मॉल r है। तो ये नेट ईएमएफ निकाला, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला, और तीसरा मैंने ये निकाला करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके ठीक है, मुझे करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मिल गया। अब अगला मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब करंट I यहाँ से निकला तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R क्या रहेगा। चौथी चीज़ मुझे पूछी जाए अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, ये कितना रहेगा। अरे ये तो बहुत आसान है, आप ओम्स लॉ लगा दो, I इंटू कैपिटल R। तो देखो V इज इक्वल्स टू I की वैल्यू NE कैपिटल R प्लस N टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। आया समझ में। तो इस तरह से हम लोग ने कैलकुलेट किया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आया देखो पावर डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल सर्किट। पांचवी चीज जो मुझसे पूछा जाएगा वो है पावर डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। इसमें कितना पावर डिसिपेट होगा यार, उसका पावर डिसिपेशन का तो फॉर्मूला है I²R, है कि नहीं। मान लो इस रेजिस्टेंस ने पावर को डिसिपेट किया, खर्च किया, लॉस किया, तो इसने कितना खर्च किया, कितना पावर का लॉस किया, वो कैसे निकालूंगा मैं, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R। अच्छा करंट का स्क्वायर कितना आएगा फिर, है ना, N²E² इंटू कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r का होल स्क्वायर, दैट्स इट, है ना। तो भैया आपने सिंपल I की वैल्यू डाले ना अपन ने, इसका स्क्वायर ले लिए और यहाँ पर आ गया। अब ऐसा है अगली जो सिचुएशन हमको दी जाएगी, जस्ट लेट मी चेक व्हाट इज द नेक्स्ट सिचुएशन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर है, चलो हाँ, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। अब मैं चाहता हूं कि इस सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो, मैं चाहता हूं इस सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेट, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो जाए। तो बोले ये कैसे पॉसिबल है, अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आपका अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुल मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हुआ, अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुल मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हुआ, तो उस सर्किट में बहुत ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट होगा। तो यानी कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए कैपिटल R की वैल्यू क्या होना ज़रूरी है, क्या होना ज़रूरी है, N टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो क्यों ना मैं कैपिटल R की जगह N टाइम्स ऑफ स्मॉल r लिख दूँ। तो फिर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूँगा, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू N²E² इंटू R। अच्छा देख, N टाइम्स ऑफ स्मॉल r एक पहले से मौजूद था, कैपिटल R को के जगह आपने क्या डाले, N टाइम्स ऑफ स्मॉल r, यानी यहाँ कितने NR आ गए, 2, है ना। तो मैं उसको क्या लिख सकता, 2NR। अब उसका यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऐसी नहीं लिखी जा सकती, 4N²
आर स्क्वायर, मगर ये कैपिटल आर की जगह भी लिखना पड़ेगा मुझे n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, है ना। अब देखो आगे क्या, n स्क्वायर कटा, ये r और एक ये r कटा, तो p इज इक्वल्स टू n e स्क्वायर अपॉन 4r, n e स्क्वायर अपॉन 4r। ये हमारे पास आपका मैक्सिमम पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला भी आ गया, n e स्क्वायर अपॉन 4r। मान लो दो सेल अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तुमसे पूछा जाए भाई बताओ इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितना ज़्यादा पावर डिसिपेट हो सकता, तो n के जगह डाल दो 2, और जो सेल कनेक्टेड है उनका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस डाल दो, आ गया यहाँ पर फिर आपका आंसर, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ नोट करने की लायक बात है, नोट, if n cells each of EMF E are connected in series in assist mode, out of which M cells are reversed to be connected in oppose, then net EMF is given by, तो नेट EMF को आप किस तरह से लिखेंगे, E net is equals to n minus twice m into E, n minus twice m into E, ये आपका नेट EMF रहेगा। अब बोले ये कैसे, मगर देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। आई थिंक ये नीचे का हो चुका हूँ आपके, है ना। इमेजिन करिए आपके पास कुछ नंबर ऑफ सेल्स है, इससे मैं ज़्यादा नहीं 6 सेल ले लेता हूँ, 3 4 5 6, ये 6 सेल्स है। अब मैं बोलूँगा अभी फ़िलहाल नेट EMF क्या है, तो आप कहेंगे 6E, सारे के सारे सीरीज़ में हैं और साथ ही साथ असिस्ट में है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6E। अब मैं क्या करता हूँ, उनमें से कोई एक आध या एक से ज़्यादा, है ना, 2 को मैं अपोज मोड में कनेक्ट कर देता हूँ। कोई भी 2 पकड़ो, कोई भी जो मन में आए 2 पकड़ लो, जैसे ये 2 पकड़ लेता हूँ मैं, एक ये और एक ये, है ना। अब ये देखो ये और ये अपोज मोड में आ गए। तो अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोग हैं, कितने सेल है जो बोलेंगे कि करंट लेफ्ट साइड में जाएगा, कितने करंट है जो सेल है जो बोल रहे हैं कि करंट लेफ्ट साइड में जाएगा, 1 2 3 और ये 4, ये 4 सेल बोलते हैं कि भैया करंट जो है लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ये 4 सेल जो लेफ्ट साइड में बोलते हैं, इनका नेट EMF क्या आएगा 4E, इनका नेट EMF क्या आएगा 4E। कितने सेल है वो जो बोलते हैं कि भैया करंट राइट साइड में जाएगा, 2, 1 और ये 2, है ना। ये बोलते हैं कि भैया ये इनका जो नेट EMF आएगा राइट साइड वालों का, वो आएगा 2E, है ना। अब मैं देखूंगा, देखो भाई फिर टोटल नेट EMF क्या हुआ, तो भैया नेट EMF निकालने के लिए EL माइनस ER करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वालों को आप राइट साइड वाले अपोज करेंगे ना, तो यानी कि 4E माइनस 2E करना पड़ेगा, यानी कि कितना 2E है कि। कई लोग क्या करते हैं गड़बड़, इसमें से 6 थे, 6 में से 2 अपोज में आ गए, तो मतलब 4 बच गए तो 4E रहेगा। ऐसा नहीं भैया, है ना, 6 में से 2 अपोज में आ गए, तो अब कुल मिला के कितने बचे लेफ्ट साइड के लिए 4, तो 4E उनका आ गया। अब वो 4E को कितने अपोज कर रहे हैं 2,
2e, तो 4e को अपोज करने वाले 2e है, तो 4e माइनस 2e करना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या बचा आंसर 2e। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, कुल मिला के n सेल्स है, कुल मिला के n सेल्स। अब जैसे ये फॉर्मूला यहां डालो, नंबर ऑफ सेल्स कितने थे 6, कितनों को आपने रिवर्स किए, 2 को रिवर्स किए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 6 माइनस 4 2, तो ऐसे वही आंसर आया कि नहीं आया। तो ये डायरेक्ट याद रखो है ना, नेट ईएमएफ का n माइनस ट्वाइस m इंटू ई। ठीक है, लिखो फटाफट। अब अगला जो आएगा हमारा दैट विल बी पैरेलल ग्रुपिंग। और जब मिला पेन, ब्लैक वाला पेन, नया वाला, न्यू नहीं, उधर देखो, उधर होगा, नीचे देखो, गिराऊंगा। चलो हो गया, बी फास्ट। अब हमको जाना है पैरेलल ग्रुपिंग पे, और ऑफ कोर्स ये बताने की जरूरत नहीं है, इसमें से अगर एक आध रिवर्स रहा तो उसकी ईएमएफ को माइनस करके डालेंगे। हो गया बेटा पूरा, चलो एटलीस्ट ये तो भी कंप्लीट कर लो। राइट साइड का हो गया। चलिए अब हम लोग जाते हैं सेकंड वाला, दैट इज पैरेलल ग्रुपिंग। मिला? कहाँ मिला? चलो हो गया बेटा ये। तो नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं सेकंड सिचुएशन पे, दैट इज पैरेलल ग्रुपिंग। 13.12.1 पैरेलल ग्रुपिंग। देखिए मेरे पास एक सेल है ये of EMF E, internal resistance R. This is another cell, once again of EMF E, internal resistance R. Once again another cell of EMF E, internal resistance R. Such cells are connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन अप टू n, और ये आखिरी का nth सेल ऑफ EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ओके, फिर ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन सेल का, पूरा कॉम्बिनेशन सेल का किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। दिस इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कैपिटल R। सारे के सारे मिलकर, सेल जो मिलकर जो करंट पैदा कर रहे हैं वो है I। सारे के सारे सेल मिलके जो करंट पैदा कर रहे हैं दैट इज I। चलो एक एक करके अपन ये वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहला वैल्यू, वही पहली जो थी पूरी वही लिस्ट निकालना है। पहले निकालना है नेट EMF, वो रहेगा E अलोन। नेट EMF विल बी E अलोन, है ना, कि भैया आप चाहे 1000, 10,000, 1 लाख, अगर ऐसे भी कितने भी सेल लगा दो तुम, सबके सब सेम वैल्यू के। शर्त क्या है? सबके सब सेम वैल्यू के और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो टोटल EMF उतना ही रहता है, तो दैट इज E। हाँ, सेकंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रहेगा R/N। अरे भैया ये सारे के सारे रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, और आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा है इन सीरीज एंड पैरेलल। जब भी कोई रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते
तो वो कैसा है, अगर मैंने कहा था 2 इक्वल वैल्यू के पैरेलल में रहे तो r/2, 3 इक्वल वैल्यू के पैरेलल में तो r/3, यहाँ n इक्वल वैल्यू के हैं तो r/n। ठीक है, चलो भाई मान लिया, ये नेट इक्वल आ गया। अब अपना अगला क्या है फिर अपना टारगेट? करंट ही है ना तीसरा। तो मैं बोलूँगा करंट कैसे निकालेंगे? I इक्वल्स टू E नेट अपॉन कैपिटल R प्लस R नेट, दिस विल बी योर करंट। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू E नेट, तो E के बराबर है कैपिटल R प्लस R/n के बराबर है ना। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आई बात समझ में? देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, तो V इज इक्वल्स टू RI का फॉर्मूला लगेगा, तो V इज इक्वल्स टू RI का फॉर्मूला लगेगा, देखो V इज इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू I, दैट इज E अपॉन कैपिटल R प्लस R/n, कैपिटल R प्लस R/n। तो ये रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अगला क्या था? पावर डिसिपेशन है ना। नेक्स्ट वाज पावर डिसिपेशन इन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में पावर डिसिपेशन कितने का होगा? तो भैया पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या है? I²R, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू I², यानी कि करंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट विल बी E² कैपिटल R प्लस स्मॉल r/n का होल स्क्वायर इनटू R। दिस इज पावर डिसिपेशन। अब अगला है टारगेट हमारा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए। फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, अगर मैं मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की बात करूं तो कैपिटल R की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, है ना। याद रखना, अगर आपको किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेट करना है, बहुत ज़्यादा पावर को खर्च करना है, तो उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। R शुड बी इक्वल टू R/n। तो देयरफॉर P इज इक्वल्स टू E² इंटू R/n। अच्छा देखो फिर से यहाँ पर कैपिटल R की जगह मैं क्या डालूंगा? R/n। कितने R/n हो जाएंगे? 2। तो 2R/n का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 R² अपॉन n²। अब देखो ऊपर एक R/n है, नीचे 2 R/n है, तो क्या होगा? ये R का स्क्वायर कैंसिल, n और ये n का स्क्वायर कैंसिल। तो फिर अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन का, ये क्या बन जाएगा? ये n चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा n E² अपॉन 4R। अगर आपने नोटिस किया होगा, देखो वो पिछला वाला ही फॉर्मूला है, ये एग्जैक्ट वो पिछला वाला फॉर्मूला है ना। अब देखो आपके अक्सर मन में सवाल पक्का आया होगा कि यहाँ सर आपने सीरीज में पैरेलल में सेम वैल्यू के EMF के सेल्स लगाए, अगर डिफरेंट EMF के रहे तो क्या? तो देखो नोट, फर्स्ट सर्किट में आपको ऐसा दे रहा हूं, मान लो मेरे पास 3 सेल्स हैं, तीन सेल्स हैं, EMF E1, R रेजिस्टेंस R1, E2 R2, E3 R3। ठीक है, ये 3 सेल्स है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे, सबके सब अलग अलग वैल्यू के हैं। अब सवाल उठा कि यहाँ पर देखो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो आसान है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे भाई नेट इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना है 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि ये पैरेलल में। नेट EMF क्या होगा? तो देख लो गौर से, ये फॉर्मूला क्या आता है? E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रहेगा नेट EMF का फॉर्मूला। फिर ऑफ कोर्स इनमें से फिर एक और सिचुएशन आ सकती है। बोले क्या सिचुएशन आ सकती है, बताते हैं आपको। देखो E1
और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, E3 इंटरनल रेजिस्टेंस R3। ये कैपिटल R, ओ सॉरी ये सिचुएशन सेम ही हो गई। E2 इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा निगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये आप यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको और इसको गौर से देखो, क्या फ़र्क आया इसमें, क्या फ़र्क आया देखो, ये सर्किट और ये सर्किट को गौर से देखो, उनमें से एक वाला उल्टा लगा हुआ है। ये सबके सब पॉजिटिव एक साथ थे, निगेटिव एक साथ थे, है ना, ये अभी भी पैरेलल में है, मगर उनमें से एक उल्टा लगा हुआ है। तो अब भाई 1/R नेट की वैल्यू क्या रहेगी, उसको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। रेजिस्टर के लिए कोई उल्टा सीधा होता नहीं, सब जगह से रेजिस्टर कैसा होता है, सेम होता है। किसी रेजिस्टर को आपने ऐसा घुमा के ऐसा भी लगाया तब भी वो सेम रेजिस्टेंस ही ऑफर करेगा। मगर नेट EMF का क्या होगा फिर, E1/R1 माइनस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये रहेगा आपका नेट EMF। फिर आया हमारा अगला, .12.3 मिक्स्ड ग्रुपिंग। ओके गाइस, इधर ध्यान दो, मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, दोनों मिल जाएंगे तुमको, सीरीज भी मिलेगा, पैरेलल भी मिलेगा। चलो देखते हैं तुम दिमाग लगा पाएंगे क्या इसमें। बातें मत करो बे। फिर बाद में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ER
1 2 3 and so on up to n. First, second, third and so on up to m. चलो बताओ नेट ईएमएफ क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? करेक्ट, एम ना, एन, एन की एम, एन ई की एम ई, एन, एन ई, सही है। क्योंकि देखो ये रो का नेट ईएमएफ कितना आएगा? एन ई, ये रो का भी नेट ईएमएफ कितना रहेगा? एन ई, ये रो का नेट ईएमएफ रहेगा एन ई, ये रो का नेट ईएमएफ रहेगा एन ई। हर रो का नेट ईएमएफ कितना है? एन ई। और वो सारी की सारी रोज कैसे कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ कैसा हो जाता है? सेम। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि नेट ईएमएफ जो रहेगा वो रहेगा n टाइम्स ऑफ ई। चलो माना। अब दूसरा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा? R। सेम वैल्यू पे थोड़ी n और m। कितने रेजिस्टर्स है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में? हाँ बोलो। n रेजिस्टर्स है जो सीरीज में है ना, 1 2 3 4 और n। तो सीरीज के लिए क्या करते? ऐड करते, यानी एन आर सीरीज के लिए। और पैरेलल क्या करते? नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड करते। तो एन आर डिवाइडेड बाय एम, है ना, एन आर डिवाइडेड बाय एम, है ना। अरे भैया 3 रेजिस्टर का सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है? 3R। 2 रेजिस्टर अगर पैरेलल में तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? R/2। तो ये क्या आएगा? 3। जैसा अगर 3 मतलब मान लो ऐसा है कि 3 ऐसे हैं और 2 लेयर में है, जैसे ये n लेयर्स है ना, 3 के 2 लेयर है, 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे। तो अब इस सिचुएशन में क्या है? ऊपर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3R। नीचे का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3R। और ये 3R कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। तो इसीलिए 3R डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अगला क्या है? करंट। ई नेट अपॉन कैपिटल R प्लस R नेट। ई नेट कितना है? एन आर अपॉन एम, सॉरी एन टाइम्स ऑफ ई कैपिटल R एन आर अपॉन एम। ये हो गया आपका करंट। ये क्या हो गया आपका? करंट। एन टाइम्स ऑफ ई कैपिटल R प्लस एन आर अपॉन एम। ये हो गया आई। दूसरा क्या? अगला क्या है फिर? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R। V इज इक्वल्स टू आई आर। देखो V इज इक्वल्स टू एन ई आर कैपिटल R प्लस एन आर अपॉन एम। ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R। ठीक है ना। अगला क्या रहेगा फिर? पावर डिसिपेशन इन द सर्किट। पावर डिसिपेशन इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल सर्किट जो है P इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? I स्क्वायर R। देखो P इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा, नहीं I का ना, सॉरी, N स्क्वायर E स्क्वायर R अपॉन कैपिटल R प्लस एन आर अपॉन एम का होल स्क्वायर। ये हो गया पावर डिसिपेशन का, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन का फिर फॉर्मूला क्या आएगा? उसके लिए कैपिटल R किसके बराबर होना चाहिए? एन आर अपॉन एम के बराबर होना चाहिए। कैपिटल R किसके बराबर होना चाहिए? एन आर अपॉन एम के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है भाई, डालो।
P इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर ई स्क्वायर एन आर अपॉन एम अपॉन ये देखो 2 बार आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, क्योंकि 2 एन आर बाई एम हो जाएगी ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एन स्क्वायर गया, आर गया, एक आर गया, एम गया, एक एम गया, फिर ये एम चला जाएगा ऊपर, देयरफॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन चला गया ऊपर, एन एम ई अपॉन एन एम ई स्क्वायर अपॉन 4r, एन एम ई स्क्वायर अपॉन 4r, ये हो गया मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। ठीक, लिख लो। अमजद, अमजद, हुआ? वो पिंक वाली बुक है ना, मोटी वाली बुक है। चलो लिखो फटाफट। हुआ? इधर का हो गया? हाँ हो गया सब, जल्दी लिखो। अबे एक काम कर दो, कैमरा दो किसी का, फोटो लो, ग्रुप पे डाल दूंगा। लो, हमारे लिखने में इतना टाइम लग जा रहा है उसको। लिए? हाँ हो गया, ग्रुप पे डाल दे, मेरे को सेंड कर दे पर्सनली। Find find current I flowing
थ्रू द सर्किट, फाइंड करंट I फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सिचुएशन ये दी गई है आपको। पहला, ये 10 वोल्ट का बैटरी है जिसमें 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये 15 वोल्ट की बैटरी है जिसका 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 2 ओम। ऑफ कोर्स ये वोल्टेज हायर वोल्टेज का तो इसकी चलेगी और करंट इसके हिसाब से फ्लो होगा। I पता लगाना है ना। चलिए गो फॉर इट। सबसे पहले तो ई नेट देख लो क्या है। व्हाट इज ई नेट? सीरीज में है ना ये, असिस्ट मेथड में कि अपोज में? अपोज। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, मान लो थोड़ी देर के लिए इसको EMF E1 ले लेता हूँ मैं और इसका EMF E2 ले लेता हूँ। तो भाई ऐसा है, नेट EMF जो है E1 माइनस E2 15 माइनस 10 यानी कि 5 वोल्ट। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 + 3 यानी कि 5 ओम। I इज इक्वल्स टू ई नेट अपॉन कैपिटल R प्लस R नेट। देयरफॉर I इक्वल्स टू ई नेट क्या है 5 वोल्ट, कैपिटल R कितने का बेटा 2 प्लस R कितने का है 5 का है, यानी I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/7 एम्पियर्स। I इक्वल्स टू 5/7 एम्पियर्स। ठीक है, नेक्स्ट exactly same cells, but now they are connected in parallel combination. Okay, 10 volt, 15 volt, 2 ohm, 3 ohm upon, sorry not upon, ये external resistance that is equals to 2 ohm। I निकालना है। I निकालने के लिए तो पहले आप सबसे पहले तो E नेट निकाल लो। क्या रहेगा ई नेट? ई नेट क्या रहेगा? डिफरेंट वैल्यू के है तो पैरेलल ग्रुपिंग का फर्स्ट केस नोट बताया था मैंने, नोट में लिखा था कुछ, देख पैरेलल ग्रुपिंग का क्या आएगा, क्या था E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1/1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, है ना। तो वैसे ही थोड़ी देर के लिए इसको E1 मानो, इसको R1, E2, R2, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R नेट है वो। तो देखो कितना आ रहा है E1 अपॉन R1 यानी 10/2 प्लस 15/3 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा ओवरऑल पूरा। 3 + 2 अपॉन 6, 3 + 2 है ना, 3 + 2 क्या होगा 5, तो 10 × 6 अपॉन 5 यानी कितना हो रहा करंट, EMF कितना हो रहा 12, EMF हो गया नेट EMF कितना हो गया 12 वोल्ट। अब अपने को नेट इंटरनल रेजिस्टेंस देखने का है।
नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 1 अपॉन आर नेट या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते, दो ही है ना। आर नेट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 प्लस 3, 6/5 नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू क्या आएगी फिर, ई नेट अपॉन कैपिटल R प्लस आर नेट। ई नेट कितना है अपने पास 12 वोल्ट, कैपिटल R कितना है 2, और स्मॉल आर नेट कितना है बेटा 6/5, 2 5 10, और 10 प्लस 6 कितना होता है 16, 16 अपॉन 5, 5 जाएगा ऊपर, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 60 अपॉन 16। तो देखो भैया ये हो जाएगा 2 30 जा 2 8 जा, और हाँ 15/4 आ रहा है ये। तो आपका I की वैल्यू आ रही है 15/4 एम्पियर, मतलब 3.75 एम्पियर है ना। 15 का आधा 7.5, 7.5 का आधा 3.75। ठीक है, लिख लो। तीसरा सर्किट बना के दे रहा हूं यहां पे, बातें नहीं। टेन वोल्ट EMF 6 ओम, 10 वोल्ट EMF 3 ओम। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको जो दिया गया है मान लो अगेन 3 ओम। चलिए सोचिए इस बारे में। जय, लगे तो पानी पी के आ जाता हूँ, इतना डेंजरस पसीने में दिख रहा तू। बोलिए क्या रहेगा। सबसे पहले तो ई नेट निकालो। चलो इसको E1, इसको R1, इसको E2 और इसको R2 मान लो। तो ई नेट क्या रहेगा, E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखो भैया यहाँ माइनस मत करना, अगर कोई एक आध उसमें से रिवर्स ऑर्डर में है तो नीचे इंटरनल रेजिस्टेंस को माइनस नहीं करते, वो प्लस ही रहता है। E1 अपॉन R1 म्हणजे काय 10/6 माइनस 10/3, 1/6 प्लस 1/3, इसकी वैल्यू तो 2 आएगी। क्या 10/E1 10/6 चलता ना, कुछ नहीं होता ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फिर EMF आपका माइनस में आ जा रहा है ना, ठीक है। इसको फिर एक काम करता मैं, इसको E1 R1 करता, इसको E2 R2 करता, वो इस वजह से क्योंकि आंसर पे माइनस में आएगा, तो इसीलिए अब ये 10/3 करना पड़ेगा मुझको, फिर 10/6 और ये 3 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 माइनस 30 30 अपॉन 18, और ये 18 अपॉन 2 आएगा ना, 9/18 कैंसल, 30 अपॉन 9 यानी कि 10/3,
वोल्टेज, ये आ गया नेट ईएमएफ, है ना। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 3 प्लस 6, 2 ओम आएगा इसका। चलो ठीक है, अब करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट I इज इक्वल्स टू ई नेट कैपिटल R प्लस R नेट। I इक्वल्स टू व्हाट इज ई नेट, 10/3, कैपिटल R इज 3 और ये कितना है 2। अब देखो 3 + 2 कितना होगा 5, 5 3 = 15, 10/15। देखो I इज इक्वल्स टू कितना आ रहा वो 2/3 एम्पियर, यानी 0.666 या 0.667 एम्पियर। चलो ठीक है, हुआ। क्या हो गया हमें, क्या मसला है? नहीं, क्लास के बाद तुम्हारे को है ब्रेक, वैसे भी क्लास के बाद। Find the potential difference between A and B. Find the potential difference between A and B. और सर्किट कुछ आपको इस तरह से दिया हुआ है। 10 वोल्ट की बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 2 ओम, और फिर उसके बाद यहाँ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ एक 6 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस, और वंस अगेन यहाँ पर भी 3 ओम का रेजिस्टेंस। ए और बी के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? ना सेल के टर्मिनल, अच्छा ए और बी बताई नहीं मैंने आपको, है ना। ए और बी, तुमको नहीं लगता ये ए और बी जो पॉइंट है सेल के 2 टर्मिनल से कनेक्टेड है, और सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है वो टर्मिनल्स का। और अगर याद होगा आपको, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल E माइनस आई आर, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल E माइनस आई आर। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पूरे सर्किट का करंट पता लगाना पड़ेगा, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा, और इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो और फिर ईएमएफ में से उस वैल्यू को माइनस करो। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल में है, ये वैल्यू कितनी आएगी 2 ओम। अब ये 2 ओम 2 ओम 4 ओम और ये 2 ओम क्या आ जाएंगे सीरीज में, तो
तो मैं बोलूंगा कुल मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस है, चलो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पकड़ लो, कुल मिला के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पकड़ लो सिर्फ, तो कितना आएगा 2 + 2 + 4 8 ओम। ठीक है, अब I इज इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल EMF कितना अपने पास 10, कैपिटल R कितना है 8, स्मॉल r कितना है 2, यानी कि आ गया 1 एम्पियर। क्या आ गया आंसर 1 एम्पियर। तो फिर मैं बोलूँगा ठीक है भाई, अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी जिसको हम लोग VA माइनस VB भी बोलते हैं, वो कितना आएगा आपका? ओके, इट विल बी E कितने का है 10 माइनस I 1 इंटरनल रेजिस्टेंस 2 यानी कि 8 वोल्ट। इसमें कई बार क्या कहता है मालूम क्या, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दे देता है वो, यानी VB का पोटेंशियल दे देगा और VA का पोटेंशियल तुमसे पूछेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे ना, VB का पोटेंशियल देगा और VA का पोटेंशियल पूछेगा। ये एक सर्किट है और सेम सवाल अगले सर्किट के लिए। इधर का हो चुका है ना, सेम सवाल अगले सर्किट के लिए। तो ये है 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट है, 2 ओम, 1 ओम, 7 ओम, टर्मिनल A, टर्मिनल B। सोचिए क्या कर सकते हैं अपन। सेम फॉर्मेट, ध्यान में रखो, आपको VAB निकालना है तो E माइनस IR लगाना पड़ेगा, है ना। E तो तुमको मालूम है कि 10 वोल्ट है, स्मॉल r भी मालूम है 2 ओम है, I चाहिए। तो पहला टारगेट क्या रहेगा तुम्हारा, I निकालने का। I कैसे निकालेंगे देखो, तो सेकंड सर्किट में पहला काम है तुम्हारा I निकालो। I E नेट कैपिटल R प्लस R नेट, ये दो सेल है ना, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज, असिस्ट या अपोज, असिस्ट, तो 10 + 10 20 अपॉन कैपिटल R कितना है 7। अच्छा, स्मॉल r ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स, तो 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 20/10 यानी कि 2 एम्पियर। ये समझ में आया क्या, है ना, करंट 2 एम्पियर का। अब अपने पास करंट आ गया, तो VA माइनस VB क्या रहेगा फिर आपका, वही VAB इज इक्वल्स टू E माइनस IR, है ना। नेट EMF कितना आएगा आपका, नहीं नेट नहीं, ये वाला EMF लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। आया समझ में। इन केस इसमें से एक आध सेल उल्टा होता तो, एक आध सेल उल्टा होता तो सिर्फ किसमें फर्क पड़ता था, नेट EMF में। किसमें फर्क पड़ता था, नेट EMF में। और नेट EMF आप यही तरीके से निकालते थे, आपको मालूम उसमें माइनस करना पड़ेगा फिर ऐड करने के बजाय। ठीक, लिख लो। देखो ये बेसिक है, अब इसमें तुम्हारे को घुमा फिरा के देगा बस। वो क्या कर सकता है, उसमें एक आध सेल उल्टा कर सकता बहुत एक, है ना, या फिर क्या कर सकता हो, दो सेल्स की कॉम्बिनेशन दे सकता पैरेलल में, दो सेल की कॉम्बिनेशन दे सकता पैरेलल, या दो सेल का सीरीज में भी दे सकता।
मिसाल के तौर पे उसने ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, तो क्या करेंगे आप? नेट ईएमएफ माइनस आई इंटू नेट रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। कहाँ गया वो फॉर्मूला? ये हाँ, ये नेट ईएमएफ आर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये ऐसा बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। पैरेलल में डाल दिया है ना, मान लो कि दो सेल ऐसे पैरेलल में डाल दिया उसने, ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और पूछा कि भैया ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा, क्या करेंगे आप? वही फॉर्मूला है बेसिक, तो ये फॉर्मूला ई माइनस आई आर। आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ निकालो, है ना, करंट का निकालो, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, आर नेट निकाल लो, स्मॉल आर नेट निकाल दो वैल्यू। बेसिक स्ट्रक्चर अगर मालूम है आपको, बेसिक वो चीज़ को आप समझ गए अच्छे से, तो आप कोई भी इसमें से सॉल्व कर सकते हो फिर। चलो लिखो, फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस of single battery which is बातें नहीं, which is equivalent to a combination of 3 batteries as shown in figure। ये आप कैलकुलेट करके बताओ मुझको, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं उसको सॉल्व करने के लिए। सिक्स वोल्ट 1 ohm, 10 volt 2 ohm, 4 volt 2 ohm। चलो करो सॉल्व, गो फॉर इट। देखो भैया, सबसे पहले ये बताओ ये कितना आया, ये रीजन का कितना आया ईएमएफ, कितना आया? 3 ओम। सबसे पहले ईपी अगर मैं निकालूं, ईपी E1 अपॉन R1 माइनस, या किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही? ऊपर वाली, तो इसका पॉजिटिव लेके चलेंगे। E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो EP इज इक्वल्स टू 10/2 माइनस 4/2, और ये 1 ओम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3 वोल्ट। ये EP की वैल्यू 3 वोल्ट। अब इसका डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चले अपन ने, तो अगर इसका डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चल रहे तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा डायरेक्शन इसका ना। ई नेट इज इक्वल्स टू फिर आपका EP माइनस दूसरा वो सेल जो है E, तो EP इज इक्वल्स टू हाउ मच? 3 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, तो ये हो जाएगा -3 वोल्ट। -3 वोल्ट इस वजह से आया क्योंकि इसका डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया था, अगर इसका डायरेक्शन मैंने निगेटिव लिया होता तो आंसर प्लस में आया होता, ठीक है। ई नेट, तो ये ई नेट आ गया आपका -3 वोल्ट। और आप क्या, और क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये तो 1 हो गया और ये हो गया 2,
आर नेट तो भाई ये तो इजीली निकल गया, क्योंकि ये पैरेलल में तो 2 और 2 पैरेलल में क्या देंगे आपको 1, और 1 और 1 सीरीज में तो वो हो जाएगा 2 ओम। दैट्स इट। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, लिख लो, ट्राई करना घर पे।